नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा बाई पवन सर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में लास्ट वीडियो एक एक वाक्य और वैकल्पिक प्रश्न उत्तर के हैं, जिसमें आज 399 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको 99 क्वेश्चन के आंसर आज मिलने वाले हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखेगा, आज मैं इस वीडियो में बोर्ड में 2016 से लेकर 22 तक सतत प्रतिवर्ष पूछे गए 5 ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं जो प्रतिवर्ष बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और उन बोर्ड में पूछे गए 5 क्वेश्चनों का मैं सिर्फ प्रश्न ही बताने वाला हूं, आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, चलिए आपकी शुभ समय शुभ घड़ी के साथ आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए, इसके साथ हम इसको शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, व्यापार अर्थात क्या। जो क्वेश्चन नंबर 301, व्यापार अर्थात क्या। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका आंसर है व्यापार अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति की जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जानकारी, बौद्धिक संपत्ति आदि का विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 302, आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं। आपका आंसर है देश की सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। आपका आंसर है देश की सीमा के बाहर होने वाली प्रवृत्ति या व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात क्या। आपका आंसर है विदेश व्यापार का स्वरूप का अर्थ व्यापार की रचना के रूप में लेंगे, अर्थात कि भारत की भौतिक आयात और निर्यात की रचना अथवा आयात और निर्यात होने वाली वस्तु के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 305, 18वीं सदी के मध्यकाल में विश्व की जनसंख्या में कितना गुना वृद्धि हुई। आपका आंसर है 6 गुना, क्योंकि इसमें जनसंख्या की बात की गई है विद्यार्थी मित्रों, ये ध्यान देना, जनसंख्या में 6 गुना। क्वेश्चन नंबर 306, विदेश व्यापार का कद अर्थात क्या। आपका आंसर है विदेश व्यापार के कद में आयात द्वारा कितना खर्च हुआ है तथा निर्यात द्वारा कितनी आय प्राप्त होती है, उसका कुल मूल्य को ही विदेश व्यापार का कद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, भारत में कब से निर्यात में असाधारण बढ़ोतरी हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका आंसर है 1991। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी आर्थिक सुधार, आर्थिक परिवर्तन, ऐसा कुछ भी शब्द आए तो 1991 ध्यान में रखने का। क्वेश्चन नंबर 308, विकास लक्ष्य आयात अर्थात क्या। आपका आंसर है जब कच्चा माल, निष्णातों की सलाह, मशीनरी आदि का आयात किया जाए तब उसे विकास लक्ष्य आयात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, विनिमय दर का अर्थ बताइए। आपका आंसर है जो दर एक देश के चलन को दूसरे देश के चलन में रूपांतरण कर सके वह दर अर्थात विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज 5 क्वेश्चन देने वाला हूं, उसमें से पहला क्वेश्चन आपका आ गया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं सतत, आप ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई। अब इसका आंसर आपको लिखना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 310, वर्तमान समय में सबसे अधिक गतिशील साधन कौन सा है। ये अभी लास्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। तो आपका आंसर है नियोजन शक्ति। गुजरात में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किसका आयोजन किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका आंसर है वाइब्रेंट गुजरात समिति का। क्वेश्चन नंबर 312, WTO का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 313, विदेश व्यापार का कद कब बढ़ता है। तो आपका आंसर है
आयात और निर्यात का जत्था बढ़ने से जब मूल्य बढ़ता है तब विदेश व्यापार का कद बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 314, आयात निर्यात का मूल्य किस प्रकार मापा जाता है? आपका आंसर है आयात निर्यात का मूल्य स्थिर भाव पर मापा जाता है, वो भी यूएसए के डॉलर के आधार पर, जो सर्वसम्मति से चलन मुद्रा बनाया गया है। क्योंकि प्रत्येक देश में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मुद्रा होती है। जैसे भारत की जो चलन मुद्रा है वो रुपया है, लेकिन जब भारतीय लोग विदेश में जाएंगे तो रुपए में लेन देन नहीं होगा, तो डॉलर में होगा, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 315, 1951 में भारत की पहचान किस रूप में थी? आपका आंसर है 1951 में भारत देश की पहचान कम विकसित देश के रूप में थी। विद्यार्थी मित्रों, कैसे कम विकसित देश के रूप में थी? क्वेश्चन नंबर 316, लेन देन की तुला अर्थात क्या? आपका आंसर है वर्ष दरमियान देश की भौतिक और अभौतिक चीज वस्तुओं के आयात निर्यात मूल्य दर्शाने वाले हिसाबी लेखा जोखा को लेन देन की तुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, लेन देन की तुला के कितने खाते और कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आपका आंसर है लेन देन तुला के मुख्य 2 खाते हैं। नंबर 1 चालू खाता, नंबर 2 पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 318, व्यापार तुला किसे कहते हैं? आपका आंसर है व्यापार तुला अर्थात निश्चित समयावधि मतलब 1 वर्ष दौरान देश की भौतिक वस्तुओं का आयात और निर्यात के मूल्यों के हिसाबी लेखा जोखा को व्यापार तुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, परंपरागत निर्यात किसे कहते हैं? आपका आंसर है भारत में स्वतंत्रता पूर्ण और पश्चात अनेक वर्षों तक जिन निर्यातों का प्रमाण अधिक हो और देश की परंपरागत आर्थिक प्रवृत्तियों द्वारा उत्पादित हुई वस्तुओं की निर्यातों को परंपरागत निर्यात के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, मुद्रा दर किसे कहते हैं? आपका आंसर है 2 चलनों की विनिमय दर को मुद्रा दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, लेन देन की तुला हमेशा कैसी होती है? तो आपका आंसर है लेन देन की तुला हमेशा संतुलित होती है। क्वेश्चन नंबर 322, विदेश व्यापार की दिशा अर्थात क्या? आपका आंसर है विदेश व्यापार की दिशा अर्थात किसी देश का विश्व के विविध देशों के साथ व्यापार के लिए संबंध। क्वेश्चन नंबर 323, किस देश के साथ भारत का पुराना मैत्री संबंध था? सबको आता है, बहुत ही सरल है, 3 अक्षर का आंसर है। गेस करिए क्या हो सकता है? रसिया। रसिया के साथ भारत का पुराना मैत्री संबंध था। क्वेश्चन नंबर 324, विशेष तौर पर किन विकास लक्षी देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ा? आपका आंसर है एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा विद्यार्थी मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि विशेष तौर पर किन विकासशील देशों के साथ हमारा मतलब भारत का व्यापार बढ़ा, तो हम रसिया इंग्लैंड पर टिक लगाते हैं, जो गलत आंसर होता है। आपको इसमें से विकल्प में आता है ज़्यादातर मध्य एशिया, तो एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका को ध्यान में रखना है। लेकिन अभी तक लगभग बोर्ड के एग्जाम में मध्य एशिया ही दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। 325 नंबर का क्वेश्चन है, ओपेक का पूरा नाम बताइए। OPEC, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 326, निभाव लक्ष्य आयात किसे कहते हैं? इसका आंसर विद्यार्थी मित्रों थोड़ा बड़ा है, घबराए नहीं, टिके रहें, ठीक है, और सरलता से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, विकास लक्षी देशों में शुरू की गई विकास और औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति को टिकाए रखने और निभाव के लिए आवश्यक आयात जैसे कि स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल सलाह एवं जानकारी, मध्यवर्ती वस्तुएं, पेट्रोल, ऊर्जा
इत्यादि की आयात अर्थात निभावलक्षी आयात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 327, विश्व के देशों में कितने उत्पादक क्षेत्रों का समन्वय देखने को मिलता है? कितने उत्पादक क्षेत्रों का समन्वय देखने को मिलता है? आपका आंसर है विश्व के देशों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का समन्वय देखने को मिलता है। ये 3 उत्पादक क्षेत्र हैं जिनका समन्वय देखने को मिलता है। कृषि मतलब खेती से कपास का उत्पादन होगा, कपास से धागा बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, और फिर कपड़ा बनाकर उसे बाजार में बेचा जाएगा, जो बेचने की प्रक्रिया मतलब सेवा क्षेत्र में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है 328, तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए किस क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है? तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 329, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व किस क्षेत्र का अर्थतंत्र पर गहरा प्रभाव था? तो कृषि क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का? कृषि क्षेत्र का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 330, वर्ष 1951 में राष्ट्रीय आय में उद्योग से हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो विद्यार्थी मित्रों एकदम सरल है, 16.6%। क्वेश्चन नंबर 331, तो 331 नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बोर्ड से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बता देना चाहता हूँ। विद्यार्थी मित्रों आपका वो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, जन धन योजना कब शुरू किया गया? जन धन योजना कब शुरू किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 331 नंबर का, वर्ष 1951 में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण कितना था? आपका आंसर है 10.6%। क्वेश्चन नंबर 332, वर्ष 2011-12 में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण कितना था? इसका आंसर है 24.3%। क्वेश्चन नंबर 333, छोटे पैमाने के उद्योग किस प्रकार की उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग किस प्रकार की उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं? आपका आंसर है श्रम प्रधान उद्योग। क्वेश्चन नंबर 334, मध्यम कद के उद्योग किसे कहते हैं? मध्यम कद के उद्योग किसे कहते हैं? अब यहाँ से थोड़े इसका आंसर जो है उत्तर बड़ा है, एकदम सरल है, ध्यान से सुनिएगा। जिन उद्योगों में रुपया 5 करोड़ से अधिक और रुपया 10 करोड़ तक से कम पूंजी निवेश किया हो, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हों, तो उन्हें मध्यम पैमाने का उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निगम किसे कहते हैं? सार्वजनिक निगम किसे कहते हैं? आपका आंसर है जिन इकाइयों की मालिकी केंद्र या राज्य सरकार की होती है, केंद्र या राज्य सरकार की होती है, परंतु उसका संचालन स्वतंत्र रूप से निगम मतलब स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता हो, परंतु निगम के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में सरकार का विशेष प्रभाव देखने को मिलता हो, जैसे कि इफ़को और CSFC इसके उदाहरण दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 336, भारत में कितने विशिष्ट आर्थिक विस्तार हैं? एकदम सरल आंसर है, भारत में 8 विशिष्ट आर्थिक विस्तार हैं। क्वेश्चन नंबर 337, रोजगार की दृष्टि से कौन से उद्योग महत्वपूर्ण हैं? आपका आंसर है छोटे पैमाने के उद्योग। क्वेश्चन नंबर 338, गृह उद्योग किसे कहते हैं? आपका आंसर है मुख्य रूप से परिवार के सदस्य और सामान्य औजारों द्वारा बिजली यंत्रों के उपयोग बिना, जिसमें बिजली और यंत्र का उपयोग नहिवत के समान हो, पूंजी निवेश द्वारा चलने वाले, पूंजी निवेश द्वारा मतलब पूंजी निवेश की कोई उसमें पैसे की ज़रूरत ना हो, ऐसे उद्योग को गृह उद्योग या लघु उद्योग के नाम से जाना जाता है। जिसमें परिवार के सदस्य हों, पूंजी या यंत्र की कोई ज़रूरत ना हो, बिजली की कोई ज़रूरत ना हो, ऐसे उद्योग को गृह उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 339, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? तो जिन उद्योगों की मालिकी सरकार की
और संचालन भी सरकार द्वारा किया जाता हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। मालिकी भी सरकार की हो, संचालन भी सरकार का हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340, निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? आपका आंसर है जिन औद्योगिक इकाइयों की मालिकी और संचालन व्यक्तिगत 10 व्यक्ति या निजी हो तो उसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 341, उपभोग के उद्योग किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं का उपयोग व्यक्ति सीधे सीधे उपभोग के लिए करता हो, ऐसे उद्योग को उपभोग के वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, सेज SEZ का पूरा नाम बताइए। तो आपका आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 343, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब स्थापना की गई? उसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 2000 को। क्वेश्चन नंबर 344, FDI का पूरा नाम बताइए। तो FDI का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 345, विशिष्ट आर्थिक विस्तार किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, एक ऐसा विस्तार जो विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करे। किसको आकर्षित करे? विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करे और नियंत्रण मुक्त, जिस पर नियंत्रण था वह स्वतंत्र किया जाए, वातावरण सर्जित हो, देश के निर्यात बढ़े, ऐसे प्रयास करने वाले विस्तार को क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्थिक विस्तार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, विशिष्ट आर्थिक विस्तार का उपयोग किन देशों ने किया? आपका आंसर है चीन, भारत, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपाइंस, रसिया और उत्तरी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 347, संतुलित आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आपका आंसर है जब देश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास हो तब उसे संतुलित मतलब संतुलन बना रहे। ठीक है, सभी क्षेत्रों में एक समान विकास हो तो उसे संतुलित आर्थिक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 348, आयात जकात किसे कहते हैं? आपका आंसर है आयात पर कर को आयात जकात कहते हैं। जो वस्तुओं का आयात किया जाता है उस पे जो टैक्स लिया जाता है उसे आयात जकात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश किसे कहते हैं? आपका आंसर है दूसरे देश के लोगों द्वारा देश में उत्पादन के उद्देश्य से, दूसरे देशों के लोगों द्वारा देश में उत्पादन के उद्देश्य से व्यक्तिगत स्तर पर पूंजी निवेश किया जाता है, तब उसे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, ONGC का पूरा नाम बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छी तरह से पता होगा ONGC का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 351, किन कानून की रचना करके अयोग्य स्पर्धा को रोकने का प्रयास किया गया? तो आपको अच्छी तरह से पता है इंडस्ट्रियल एक्ट, कंपनी एक्ट, बैंकिंग एक्ट, कंपटीशन इत्यादि को रोककर ये जो गैर कानूनी रचना है, अयोग्य स्पर्धा है, उसे रोकने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है 352 नंबर का, किस वर्ष को आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है? देखो, आर्थिक सुधार शब्द आया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार, ऐसा कुछ भी शब्द आता है तो आपको क्या करना है? 1991, 1991। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका अगला क्वेश्चन है 353 नंबर, देश के आर्थिक विकास के साथ जुड़ी जानकारी बताइए। देश के आर्थिक विकास के साथ जुड़ी आर्थिक जानकारी को बताइए। आपका आंसर है देश के आर्थिक विकास या समृद्धि के साथ संबंधित 3 अलग अलग क्षेत्र की विस्तृत जानकारी है। स्थानांतरण, शहरीकरण और आंतरिक ढांचागत सेवा या सुविधाओं का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 354, स्थानांतरण किसे कहते हैं? आपका आंसर है जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मूल
मूल वतन से दूर या विदेश में नौकरी, व्यवसाय, धंधा या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए स्थायी निवास करे तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। फिर से देखिए, जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मान लो आप या मैं, कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबे समय के लिए निवास करने के लिए जाते हों, अपना वतन छोड़कर विदेश में जा रहे हों, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, धंधा करने के लिए या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या अच्छी शिक्षा वगैरह प्राप्त करने के लिए, या विवाह के बाद भी लोगों का स्थानांतरण होता है तो लंबे समय के लिए होता है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। अब स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं ये बताने आपको। स्थानांतरण के 2 प्रकार हैं, स्थान आधारित स्थानांतरण और कारण आधारित स्थानांतरण, ठीक है। अगला 356 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। कौन सा स्थानांतरण कहते हैं? आंतरिक। मतलब जैसे कि मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश से आप गुजरात गए, उत्तर प्रदेश से राजस्थान गए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र गए, ऐसे स्थानांतरण को क्या कहते हैं? आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 357, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है, एक देश में से दूसरे देश में होने वाले स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। देश की बात आ गई यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि भारत से जापान गए, भारत से चीन गए, भारत से अमेरिका, भारत से कनाडा, ऐसे स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 358 नंबर का, आकर्षक स्थानांतरण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन में है कुछ दम। आकर्षक स्थानांतरण मतलब आकर्षित होकर हम गांव छोड़कर शहर की तरफ स्थानांतरण करते हैं। देखिए, यदि व्यक्ति किसी भी कारण से विविध सुविधाओं से युक्त शहरी जीवन शैली से आकर्षित होकर अपने मूल वतन से दूर जाकर निवास करे तो इसे क्या कहते हैं? आकर्षक स्थानांतरण कहते हैं। अब आकर्षक में देखो, गांव के अंदर तो सिनेमा घर नहीं है, लेकिन शहर के अंदर बड़का बड़का पर्दा वाला सिनेमा घर है, ठीक है। गांव के अंदर वही खेत, वही पुराना कच्चा मकान। आज आधुनिक हुआ तो लोग परदेश गए, कमाने लगे तो ईंट बालू का घर मकान बनने लगा, लेकिन प्राचीन समय में तो यही था। लेकिन शहर के अंदर क्या है? चूना लगा हुआ, दीवार साफ़ सुथरी। तो लोगों की मानसिकता कैसी है कि हम गांव से शहर में जाएंगे तो हमारे पैरों में धूल लगेगी नहीं, वहाँ पर नए नए शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे। गांव में तो वही ज़मीन वाली बाज़ार, मंडी, यही सब देखने को, ठीक है। आज गांव भी विकसित हो रहा है, गांव की मार्केट भी विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मानव बदल रहा है वैसे वैसे समाज बदल रहा है और मार्केट भी बदल रही है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, अपाकर्षक स्थानांतरण किसे कहते हैं? अब अपाकर्षक में कैसा है कि घर पे बैठे बैठे आदमी खा के खाली मुस्टंडा होते चला जा रहा है, उसके पास काम काज नहीं है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई रिश्तेदार किसी के घर पे जाए और परदेश से आया हो तो लोग उससे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारे बच्चे को भी शहर ले जाओ, ये भी 4 पैसे कमाएगा तो हमारी गरीबी दूर होगी। गांव के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि खेती के अलावा कोई व्यवसाय, पूरक व्यवसाय, उद्योग धंधा, कंपनी इत्यादि है नहीं। तो ये सब चीज़ें ना होने के कारण गरीबी ज़्यादा गांव में देखने को मिलती है। एक तो उस व्यक्ति के पास क्या है? खेत की मात्रा कम है, ठीक है। थोड़े खेत में कितना वो अनाज का उत्पादन कर लेगा, उसके साथ वह वहाँ पे गरीब भी है। तो ऐसे उसकी इच्छा नहीं है शहर में आने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती उसे आना पड़ रहा है, घर वाले उसे भेज रहे हैं। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। यदि ग्रामीण विस्तारों में रहने वाले लोगों का धंधा, व्यवसाय या नौकरी के अवसर अपने गांव में ना हो, ठीक है, अपने गांव में ना हो, आर्थिक प्रवृत्ति के अन्य विकल्प पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध ना हो तो वह अनिवार्य रूप से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, और जिसे क्या है? अपाकर्षक कहते हैं। अनिवार्य रूप से मतलब गांव में रोजगार ना मिलने के कारण उस व्यक्ति को शहर में जाना पड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि आज मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, तो तीसरे क्वेश्चन का समय आ गया है और आपका तीसरा क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूरा नाम बताइए, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को आता होगा वही बता पाएंगे और जिनको नहीं आता होगा वो भी बता लेंगे किताब में से देख के। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 360, स्थानांतरण के कारण बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर स्थानांतरण के 4 कारण दिए हुए हैं।
नंबर 1 आर्थिक कारण, नंबर 2 सामाजिक कारण, नंबर 3 राजकीय कारण, नंबर 4 प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित परिबल। क्वेश्चन नंबर 361 विकास लक्ष्य स्थानांतरण किसे कहते हैं? आपका आंसर है पर्यावरण पर आधारित परिबलों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण होने वाले स्थानांतरण को विकास लक्ष्य स्थानांतरण कहते हैं। मतलब जैसे ऐसा कोई स्थान हो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे गुजरात में सरदार सरोवर योजना के कारण जो स्थानांतरण हुआ, ठीक है, या स्थानांतरण विकास लक्ष्य स्थानांतरण कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई इस मतलब चीज़ बनाई जाए कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन्हें दूर जाना पड़े, उन्हें वहाँ से दूर जाना पड़े, तो वहाँ पर लेकिन विकास हुआ, लेकिन जो लोग दूर थे वे लोग वहाँ पर इस होटल दुकान खोलने के लिए पहुँच गए, तो दोनों पक्ष को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 362 नंबर का, स्थानांतरण के असर को कितने भागों में बांटा गया है? स्थानांतरण के असर को विद्यार्थी मित्रों 2 भागों में बांटा गया है, स्थानांतरण की सकारात्मक असर और स्थानांतरण की नकारात्मक असर। क्वेश्चन नंबर 363 स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर है स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य है आय सर्जन और आय में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 364 शहरीकरण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है ग्राम विस्तार में से शहर विस्तार में होने वाले जनसंख्या के स्थानांतरण को शहरीकरण कहते हैं। गांव से जो शहर की ओर जाते हैं उसे शहरीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 365 बिजली कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो विद्यार्थी मित्रों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिजली 4 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 थर्मल पावर मतलब कि कोयले के द्वारा, नंबर 2 हाइड्रो पावर कि मतलब पानी के द्वारा, नंबर 3 न्यूक्लिक पावर मतलब परमाणु के द्वारा, और नंबर 4 अन्य मतलब पवन चक्की बायोगैस सूर्य ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 366 आर्थिक सुधारों में किन बातों का समावेश किया गया है? तो आपका आंसर है आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समावेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 367 आयोजित स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो आयोजित स्थानांतरण मतलब पहले से ही प्लानिंग किया गया हो। ठीक है, देखिए जब परिवार के सदस्य आयोजन करके परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों को आर्थिक प्रवृत्ति के मूल वतन से दूर निवास के लिए भेजें तो उसे क्या कहते हैं? आयोजित स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 सामाजिक स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है विवाह होने से स्त्री अपना वतन छोड़कर अनिवार्य रूप से विवाह जहाँ पर हुआ है उस स्थान पर जाती है, स्थायी निवास करती है, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को सामाजिक स्थानांतरण कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों मानव पूंजी निवेश अर्थात क्या? तो इसका आंसर है मानव पूंजी निवेश अर्थात व्यक्ति में रही हुई शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के लिए किया गया पूंजी निवेश। अगला क्वेश्चन है 370 मानव पूंजी निवेश में किस खर्च का समावेश किया जाता है? आपका आंसर है मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण, संशोधन इत्यादि सेवाओं के पीछे किए गए खर्च का समावेश किया जाता है। तो आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? आपको इसका आंसर देना है वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 371 नंबर का क्वेश्चन गुजरात सरकार ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजबूत क्वेश्चन है। गुजरात सरकार ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गुणोत्सव और शाला के प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम शुरू किए। जब एडमिशन होता है तो उसका एक प्रोग्राम होता है, भव्य प्रोग्राम होता है, और उस भव्य प्रोग्राम में बहुत सारे विद्यार्थी वाली वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब देखकर विद्यार्थी क्या है स्कूल की तरफ आकर्षित होता है, उसको अच्छा लगता है कि अगर हम ऐसे रोज़ स्कूल में आएंगे तो हमारे साथ ऐसा रोज़ अच्छा अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 372 2011 में गुजरात में शिक्षा का प्रमाण कितना था? तो विद्यार्थी मित्रों 79.31 79.31% था।
क्वेश्चन नंबर 373, WHO का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको पहले भी 4W सिखाए थे। मैं यहाँ पर एक बार फिर से, थोड़ा आपका समय बिगड़ेगा, मैं रिपीट पुनरावर्तन करना चाहूँगा। 4W में आप नोट करिए। चलिए, पेन पेंसिल जो भी आपके पास है, चौपड़ा है, आप उसमें ले लीजिए। देखिए, पहला W तो अभी आपने एक पढ़ा, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा W इसके पहले थोड़ा आपने पढ़ा था, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है फिर WTR वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, और फिर उसके बाद है 3W, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह से 4W आपको ध्यान में रखने हैं, और कोई भी पूछा जाए तो बेहिचक आप क्या करेंगे, उसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 374, आरोग्य की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देनी है? आरोग्य की। व्यक्ति के संपूर्ण भौतिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण को आरोग्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 375, एशिया खंड में रेलवे नेटवर्क के संबंध भारत का स्थान कौन सा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला, प्रथम स्थान है एशिया खंड पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 376, रेलवे नेटवर्क के संबंध में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की बात हो रही है तो चौथा क्रम। कौन सा क्रम? चौथा। एशिया खंड में पहला स्थान है और विश्व में चौथा क्रम। ठीक है। 377 नंबर का क्वेश्चन, गुजरात में कहाँ पर तेल के भंडार प्राप्त होते हैं? तो देखिए, गुजरात में कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर जैसे स्थानों पर तेल के भंडार मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, भारत में प्राकृतिक गैस का कुल जत्था विश्व के कुल जत्थे का कितना भाग है? तो बहुत ही छोटा सा आंसर है, 0.5%। क्वेश्चन नंबर 379, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर खनिज तेल के भंडार का पता चला था? तो आपका आंसर है असम में। क्वेश्चन नंबर 380, ONGC की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर है ONGC की स्थापना 1959 में हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 381, मुंबई में कहाँ खनिज तेल का प्लेटफार्म बनाया गया है? बहुत ही अच्छा आंसर है, मुंबई में समुद्र में प्लेटफार्म बनाया गया है। समुद्र के बीचों बीच टापू है, वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 382 नंबर का, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई। और इसी के साथ मैं आपको विश्व का भी बता देना चाहता हूँ कि विश्व में 1825 में इंग्लैंड में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 383 नंबर का, बिजली उत्पादन से भारत कौन से स्थान पर है? बिजली उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है विद्यार्थी मित्रों? 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 384, 1950-51 में कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था? तो 2300 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 385, 1951 में भारत के लोगों की औसत आयु कितने वर्ष थी? तो 32 वर्ष थी। जो भी जिंदा रहते या मर जाते हैं, उनकी औसत निकालने पर उनकी आयु कितने वर्ष मिली? 32 वर्ष देखने को मिली, 32 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 386, 2011 में भारत के लोगों की औसत आयु कितनी हो गई? तो 63.5 वर्ष हो गई। क्वेश्चन नंबर 387, 1951 के वर्ष में बाल मृत्यु का प्रमाण प्रति 1000 व्यक्ति पर कितना था? 1000 व्यक्ति पर कितना? तो 146। 1000 व्यक्ति पर जो है वह बालक मर जाते थे। कितने? 146 बालक मर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 388, भारत में कितने वर्ष बालकों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? कितने वर्ष के जो बालक हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, 6 से 14 वर्ष के बालक को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 389, 2013-14 में भारत में प्राथमिक स्कूलों की संख्या कितनी थी? प्राथमिक स्कूलों की संख्या गैस करिए कितनी हो सकती है? कितना बताइए? चलो, 1.4 लाख थी। कितनी थी? 1.4 लाख थी। RTE का पूरा नाम बताइए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। RTE का पूरा नाम बताइए। अभी देश में बहुत चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ, बहुत सारे वालियों को इसका लाभ मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसमें फ्री में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका आंसर है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के द्वारा फॉर्म भर के जिसका नंबर लग जाता है, उसके घर के नज़दीक में जो भी स्कूलें हैं उन्हें फीस भरना पड़ता नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का खर्चा सरकार उठाती है, भले वो स्कूल प्राइवेट हो कि सरकारी हो, कोई भी मीडियम हो। जिस मीडियम में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उस मीडियम में खाली नंबर लगना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है 391। इसी के साथ हम धीरे धीरे आज के इस वीडियो के बहुत ही करीब नज़दीक पहुंच रहे हैं और पूरा होने की कगार पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 399 क्वेश्चन, और 391 पे हम पहुंच भी चुके हैं। तो GST का पूरा नाम लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, GST का पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 392। विश्व के कितने देशों में GST लागू है? तो बताइए, विश्व में कितने देशों में GST लागू है? आपका आंसर है 164 देश। क्वेश्चन नंबर 393। भारत में GST कब से लागू हुई? बताइए। तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 394। बस कुछ ही क्वेश्चनों के बाद ये वीडियो पूरा होने वाला है और आपके अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 के पूरी किताब का 399 क्वेश्चन, जिसमें विकल्प और एक एक वाक्य भी पूरे होने वाले हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अगला क्वेश्चन है 394। UNO का पूरा नाम बताइए। तो आपका आंसर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन 395 नंबर का, GDP का पूरा नाम बताइए। तो GDP का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GDP का पूरा नाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 396। गुजरात में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो आपका आंसर है कनु भाई। अगला क्वेश्चन है 397। भारत में पहला लॉकडाउन कब लगा था? बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ही, आप सब इस समय उपस्थित थे। पहला लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को लगा था। अगला क्वेश्चन है 398 नंबर का। गुजरात में बनी सरदार वल्लभ भाई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो आपका आंसर बताइए। बहुत ही सरल है, 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। अभी 182 मीटर बनाने का रीज़न आप जानते हैं? 182 मीटर इसलिए बनाया गया कि गुजरात में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182 हैं। 182 सीट के आधार पर 182 मीटर बनाया गया। तो आज के इस वीडियो के, इस किताब के लास्ट क्वेश्चन 399 नंबर का क्वेश्चन क्या हो सकता है? बताइए। तो 399 नंबर का क्वेश्चन आपके पहले पार्ट से लिया गया है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया था कि 5 क्वेश्चन में पाँचवा क्वेश्चन आ गया है। पाँचवें क्वेश्चन का जवाब आप ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2011 में भारत में साक्षरता का प्रमाण कितना था? वर्ष 2011 में भारत में साक्षरता का प्रमाण कितना था? ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इसी वीडियो के साथ इस पाठ के 399 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो गए हैं। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, सुनें और अच्छी तरह से तैयारी करें। मेरा साथ सहकार आपके साथ रहेगा।